घोटुल, घोटुल भी मिलती है इनकी। और इसके अलावा इनकी एक और फेमस बुक है मिथ्स ऑफ मिडिल। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KMS Edu Point पर। दोस्तों, जो आज का जो पेपर लिया हुआ है डिस्कशन के लिए, वो जनरल जो डेंटल सर्जन 2024 का जो पेपर हुआ था उसको फर्स्ट पेपर को लिया हुआ है। इसके जो आज देखने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन देखने वाले PYQ। और ये जो पेपर है ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है ये। और जो लोग चैनल पर आए हैं वो पहली बार वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं सीधा पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर और देखते हैं कि ये पेपर कैसा आया है। और ऐसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने की लगभग संभावना है MP असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानवीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। अब ये किसकी बात कर रहा है? वेब पेज डिजाइनिंग की बात कर रहा है। तो जो वेब पेज डिजाइनिंग की संरचना की जो मानक भाषा है वो किसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की आप बात करें तो लैंग्वेज की बात यही कर रहा है HTML, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर HTML की बात करूँ फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर URL की बात करूं तो ये वेब पेज का एड्रेस रहता है। जो वेबसाइट होता है उसका एड्रेस रहता है URL। इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। HTTPS की बात करूं मैं तो ये डेटा को सुरक्षित करने का प्रोटोकॉल रहता है। डेटा को जो सुरक्षित करने का प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म रहता है और ये डेटा भेजने का काम करता है। ये क्या करता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम करता है। तो फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISC II का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है ISC II का, तो ऑप्शन नंबर सी है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है? तो आपको ही पता होगा हाई लेवल जो सिक्योरिटी होती है वो किस चीज़ में होती है? हाई लेवल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कह रहा है पहला निजी क्लाउड, निजी यानी प्राइवेट क्लाउड। सार्वजनिक की बात करें तो सार्वजनिक सबके लिए रहता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। और सी हाइब्रिड यानी दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर क्लाउड। और सामुदायिक ऐसा कोई क्लाउड होता नहीं। तो ऑप्शन ए में देखी जाए तो निजी प्राइवेट यानी प्राइवेट जो निजी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी उच्च स्तंभ की हाई सिक्योरिटी लेवल की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल में जैसे गूगल
ड्राइव बात करूँ तो गूगल ड्राइव को हर एक कोई यूज कर सकता है, ठीक है। और हाइब्रिड की बात, हाइब्रिड दोनों का, इनका दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर सिक्योरिटी हाई लेवल की बात करें तो सिक्योरिटी ए जो निजी क्लाउड होता है उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है। अगर मैं सेंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर इसमें सेंसर डेटा को एकत्रित करता है, ठीक है, डेटा को क्या करता है, एकत्रित करता है। और नेटवर्क क्या करता है, डेटा को एकत्रित किए हुए डाटा को नेटवर्क दूसरे क्लाउड तक पहुंचाता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि नोट्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है। तो जो भेजने की प्रक्रिया वो नेटवर्क के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एनालिटिक्स की बात करूं तो ये क्या करता है, विश्लेषण करता है, किसी भी डेटा का विश्लेषण करता है। तो इसका फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक्शन वगैरह कोई ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की, डेटा का पूर्ण प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये स्वरूप को बदलने की बात कर रहा है। और स्वरूप को बदलने यानी रूपांतरण, इसका अगर मीन निकालूं मैं हिंदी रूपांतरण, अगर हिंदी में अगर इसका मीन्स निकालूं तो रूपांतरण यानी बदलना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर रूपांतरण सिर्फ यही बातें कर रहा है। अगर डाटा क्लीनिंग की बात करूँ मैं, अगर ऑप्शन नंबर ए पर भी जाऊँ तो डाटा क्लीनिंग में क्या होता है, जो अपूर्ण डाटा होता है, जो अनयूजेबल डाटा होता है, उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है, क्लीन कर देता है। और वो डेटा एकीकरण में क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट से डाटा को एक जगह इकट्ठा करके मिलाना, ठीक है। और रूपांतरण की बात करूँ कि एक डाटा को दूसरी डाटा में रूपांतरित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6, हिनौता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। तो हिनौता क्या है, हिनौता हीरे की खान है, हीरे की खान मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये पन्ना में। इसके अलावा पन्ना में और कौन सी खान है, मझगवा खान भी पन्ना में मिलती है जो हीरे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी फिलहाल की स्थिति में करेक्ट आंसर होगा। अगर तांबे की बात करूँ तो तांबा मलाजखंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। ये कहाँ, बालाघाट के अंदर है, ये बालाघाट में देखने को मिलती है। कोयला की बात करूं तो कोयला शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये सारे कोयला के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7, बेलस्पन सौर परियोजना किस जिले में है। तो बेलस्पन सौर परियोजना की बात करूं तो ये नीमच जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिले में कौन सा नहीं है। ये पूछ रहा है बॉक्साइट से संबंधित जिला कौन सा नहीं है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं, मैप के थ्रू अगर मैं एमपी का मैप बना के आपको बताऊं, आप समझ जाना ये थोड़ा सा गलत बन गया। अगर इस वाले रीजन में देखो आप पूर्वी की साइड, तो पूर्वी साइड आपको पूरा खनिज भंडार मिलेगा, ठीक है, पूरा मिनरल्स मिलेगा आपको ज़्यादातर, मतलब इधर ही मिनरल्स है, ठीक है। अगर इस तरह मिनरल्स की बात करो, ये बॉक्साइट की बात कर रहा है, तो बॉक्साइट भी क्या है, एक मिनरल्स है। तो ये कहाँ मिलता है, बालाघाट में मिलता है, अनूपपुर यहाँ पड़ता है, शहडोल इधर है, मंडला इधर है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा पूरा रीजन क्या है, का है, मिनरल्स का है। तो यहाँ पे बॉक्साइट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर झाबुआ इधर की साइड है तो झाबुआ में सिर्फ चूना पत्थर देखने को मिलता है झाबुआ में, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन सा है, झाबुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये पूरा सेंसस से पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोनों 2011 के। तो जनगणना घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिले को अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही कराएंगे नहीं, घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व से कम जनसंख्या घनत्व की ओर अपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फिलहाल की स्थिति में सही आंसर होगा। सागर, सतना,
रायसेन और दमोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, 2011 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश साक्षरता का प्रतिशत गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कम है, तो उत्तर प्रदेश राजस्थान से कम है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और पंजाब से कम है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कम है। और डी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है। तो इसमें जो आंसर की है उसमें बी और सी इसका सही आंसर माना गया है, यानी दोनों दो आंसर इसके सही माने गए, तो दोनों को अपन फिलहाल की स्थिति में सही मान सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेगा प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नहीं क्वेश्चन को क्या करवा देता है, गलत करवा देता है कहीं ना कहीं। तो बेगा का जो एरिया मिलता है वो कहाँ मिलता है, बेगा का पूर्वी की साइड मिलता है, और इस वाले रीजन में मिलता है पूर्वी दक्षिण की साइड। तो इधर बेगा और इधर गोंड है, ठीक है। तो इधर वाले जो एरिया में शहडोल पड़ता है, ठीक है, उमरिया बालाघाट इधर ही है पूरा का पूरा रीजन। अगर मैं सीधी की बात करूँ तो सीधी में कोल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सीधी इसमें होगा, अगर वो नहीं पूछ रहा है। अगर हाँ पूछता तो ये तीनों भी आ सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फिलहाल की स्थिति में आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, तो शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है। तो इसका सीधा संबंध किससे, विद्यार्थियों से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले मेवाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था। अगर भीमा नायक प्लस ख्वाजा नायक ये दोनों ही किससे संबंधित है, ये दोनों ही 1857 की क्रांति से संबंधित है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़वानी से क्या किया था, विद्रोह किया था। और इनका जो दोनों का संबंध है वो किससे है, बड़वानी से है। भीमा नायक को क्या कर दिया था इन्होंने, वो भीमा नायक को इन्होंने बाहर भेज दिया, जेल में भेज दिया था, अंडमान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये जबलपुर में देखने को मिलता है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ज़्यादातर जो संस्थान है वो भोपाल में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाला संस्थान कहाँ है, ये जबलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, द राजगोंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये वाली जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें गोंडों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। और ये पुस्तक, अगर बैरियर एल्विन की बात करूँ मैं, बैरियर एल्विन की जो फेमस पुस्तक है वो द बेगा है, द बेगा मिलती है, द अगरिया मिलती है, और इसके अलावा द मुरिया गोडल भी मिलती है इनकी। और इसके अलावा इनकी एक और फेमस बुक है मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया, ये इनकी फेमस बुक है। इसके अलावा और भी हैं। अगर मैं ग्रीगेशन की बात करूं तो ग्रीगेशन ने जो बुक लिखी है वो बस्तर के गोंडों के ऊपर लिखी है। तो इनकी जो बुक का नाम है द मुरिया गोंड ऑफ बस्तर इनकी देखने को मिलते हैं। अगर मैं इन हीरालाल रसेल की बात करूं तो इनकी जो बुक है वो है द ट्राइब एंड कास्ट प्रोविंस सेंट्रल, इनकी जो बुकें देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये द राजगोंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स,
ये किसकी लिखी गई है? ये पुस्तक सीयू बिल्स के द्वारा ये पुस्तक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम ऑफ पार्क स्थापित है? तो मैंने कहा आपसे ज़्यादातर जो पार्क हैं या संस्थान हैं वो भोपाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पार्क कहाँ है? ये विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये पार्क एस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः खनिज अयस्क पाया जाता है? तो जो मैग्नीज और तांबा के लिए जाना जाता है वो कौन सा शहर जाना जाता है? वो बालाघाट जानी जाती है। ठीक है, बालाघाट। इनके अलावा यहाँ पे और भी खदानें हैं, तो बालाघाट इसका आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भूमिगत जो जल प्रबंधन प्रणाली है ये कहाँ से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। ये कैसे संबंधित है दोस्तों? मुगल काल से संबंधित है। और इस जल प्रणाली को जो बुरहानपुर से संबंधित है उसे खूनी भंडारा या कूनी भंडारा भी कहा जाता है। इसको कूनी भंडारी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो मैंने आपसे कहा संस्थान वगैरह ज़्यादातर जो हैं वो कहाँ हैं? वो आपको भोपाल में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, व्यापारिक सुधार कार्य योजना 2022 में मध्य प्रदेश में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये इसका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। टॉप अचीवर का मध्य प्रदेश को दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कायथा है, कायथा कहाँ पे पड़ता है? ये लोकेट कहाँ पे? उज्जैन में। इसके अलावा ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है और इसको कायथा को बराहमिहिर की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? एक काली सिंध नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बेतवा की बात करूं तो बेतवा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? विदिशा है, ओरछा भी है, इसमें राम राजा टेम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोन कहाँ से निकलती है? सोन अमरकंटक से निकलती है। इस पे एक जो परियोजना बनी हुई है, एकमात्र परियोजना है जो संयुक्त परियोजना है MP UP बिहार की बाणसागर परियोजना। ठीक है, बाणसागर इससे संबंधित है। बाणसागर जो परियोजना है वो किस पर बनी हुई है? सोन नदी पर बनी हुई है। किसके नाम पर है? बाणभट्ट के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस स्थान पर नहीं मिला है? तो ये नहीं भी आप विशेष फोकस करिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, पनगुड़िया की बात करें तो ये कहाँ है? सीहोर में है। ये किससे संबंधित है? ए अशोक से संबंधित है। गुर्जरा की बात करूँ तो गुर्जरा कहाँ है? दतिया में। और ये अशोक का नाम इसमें अशोक मिलता है। और अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें रूपनाथ, तो ये कहाँ पे? कटनी जबलपुर में है। ठीक है, और मांडा की बात करूँ तो इसका संबंध अशोक से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं 23 की, हुड़ आक्रमणकारी मेहिरकुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित किया था? अगर मेहिरकुल की बात करूं तो ये शैव भक्त था। और इसने जो मेहिरकुल है
ये शक्तिशाली शासक था, ठीक है। लेकिन इसको मीरकुल को किरकिजा बलादित्य और यशोवर्मन दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया था, पराजित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन तथ्य सही है, सॉरी तथ्य सही है? तो ये क्या बोलते, प्रबोध, ऑप्शन नंबर ए, उसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण मित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। कृष्ण मित्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय की रचना की गई थी। कुकलदेव उसका पिता था। कुकलदेव पिता नहीं था, बल्कि संस्थापक था। किसका? कलचुरी वंश का संस्थापक था जी, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं, उसने हुड़ राजकुमारी आवल्य देवी से विवाह किया था। तो ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर है जो सही है। डी की बात करें तो उसने परमार नरेश मुंज को परास्त किया था। तो ये जो परास्त किया था वो तेलव द्वितीय ने किया था। तेलव द्वितीय जो चालुक्य शासक था, और इसने तेलव द्वितीय ने इसको क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था, और उसके बाद इसकी क्या कर दी थी, हत्या। हालांकि मुंज ने इसको 6 बार हरा दिया था, 6 बार हरा दिया था, लेकिन 7वीं बार में क्या हुआ कि तेलव द्वितीय की तरह मुंज को पकड़ लिया गया और मुंज को जेल में रखा गया। जेल में रखने के कारण इसकी बहन से इसको प्रेम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, मालवा के सुल्तान उसंग शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? मालवा के सुल्तान उसंग शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया गया था? तो यह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा उसंग शाह को पराजित कर बंदी बना लिया गया था? तो ये मुजफ्फर शाह था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर से जो क्वेश्चन है वो कल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको लगे कि हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।